तो अगर आपको भी न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगती हैं, तो आज की वीडियो के बाद ये आपको आसान लगने लगेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 स्टीशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल्स आपको पूरी तरह समझ आ जाएं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। पिछली वीडियो में हमने मोलर मास निकालने का तरीका सीखा था और आज हम उसी मोलर मास को इस्तेमाल करते हुए अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 की टोटल 5 वर्क एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और इन पांचों के पांचों न्यूमेरिकल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इन दो फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम एन से शो करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आप लोगों के पास है सबसे पहला फॉर्मूला जो कि है नंबर ऑफ मोल्स का। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे फॉर्मूले की जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स, मतलब अगर न्यूमेरिकल के अंदर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का कहा जाएगा या फिर आपको नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का कहा जाएगा, तब आपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। तो ये फॉर्मूला आपके पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम। आप जो भी फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए। यहाँ पर Na क्या है? Na का मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर, और एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23, और ये आपको फॉर्मूले में नहीं दी जाएगी। यानी कि Na की जो वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब देखिए सेम टू सेम आपने बस करना क्या है, जहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां पर आपने लिख देना है उसका फॉर्मूला। देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बस हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, ठीक है। तो बस असल में है ये एक ही फॉर्मूला, लेकिन हमने इस फॉर्मूले के अंदर बस नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को लिखा है। तो देखिए हम इन दोनों ही फॉर्मूलों को इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमें न्यूमेरिकल के अंदर मास इन ग्राम दिया जाएगा तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट तो हो गया होगा क्लियर। और अब जरा हम चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1.1 को सॉल्व करते हैं जो कि बुक के पेज नंबर 4 पर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमें मास इन ग्राम जो दिया गया है वो 25.5 ग्राम दिया गया है। क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 25.5 ग्राम, तभी हमें पता चल गया कि ये हमारे पास मास इन ग्राम है। नेक्स्ट चीज जो आपको नहीं दी जाएगी वो होता है मोलर मास। अब क्योंकि हमें इस सवाल के अंदर दिया गया है सोडियम मेटल, तो हम क्या करेंगे, हम सोडियम मेटल यानी कि Na का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास आपको कभी भी न्यूमेरिकल में नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, खुद ही आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और मोलर मास निकालने का एक बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर बता चुकी हूँ। तो अगर आपको मोलर मास निकालना नहीं आता है तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेरी उस वाली वीडियो को वॉच करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हमारे पास सोडियम का जो मोलर मास है वो होता है 23, और मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है। तभी हमने डेटा के अंदर लिख दिया कि हमारे पास जो सोडियम का मोलर मास है वो 23 ग्राम पर मोल है। इसके अलावा हमें न्यूमेरिकल में कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करना है। तभी हमने डेटा में लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स और उसके आगे हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। अब हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। उसके बाद हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाल के अपने फॉर्मूले को दोबारा से उतारा, और आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से अपने रजिस्टर के अंदर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से शो करते हैं, तब भी मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह एन लिख दिया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो मास इन ग्राम है वो 25.5 है, तभी हमने 25.5 लिखा। इसके अलावा मोलर मास 23 है। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, तो जैसे हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आया वो आया 1.11 मोल्स। लाजमी तौर पर आपने यूनिट भी लिखनी है, तो हमने लिख दिया कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का जो आंसर है वो है 1.11 मोल्स।
तो बस आप लोगों का आंसर आ चुका है। और अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूं कि आप लोगों की बुक का जो पेज नंबर 4 है उसके सबसे ऊपर एक टेबल बना हुआ है 1.1। यहाँ पर आपको कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, साथ में उनके सैंपल और मोलर मास भी दिए गए हैं। बहरहाल आपको लाजमी तौर पर मोलर मास को खुद फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब जरा हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.2 की तरफ, जो कि आप लोगों के पास है। कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर यानी कि H2O। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और डेटा के अंदर हमने सबसे पहले लिखा नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 3.25 मोल्स। हमने लाजमी तौर पर कभी भी कोई भी वैल्यू होती है उसके साथ उसकी यूनिट देखनी होती है, और हमारे पास ये जो 3.25 है इसके बाद लिखा हुआ है मोल्स, यानी कि आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स। अगर इसके बाद जी लिखा होता तो इसका मतलब है वो ग्राम है, यानी कि वो होता मास इन ग्राम। अब क्योंकि मोल्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये है नंबर ऑफ मोल्स। तभी हमने डेटा में लिखा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 3.25 है। अब देखें यहाँ पर आपने लाजमी तौर पर लिखनी है यूनिट, जो कि हमारे पास है मोल्स। नेक्स्ट हमने लिखना है मोलर मास, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ आपको न्यूमेरिकल में नहीं दिया जाएगा। न्यूमेरिकल में हमें जो सब्सटेंस दिया गया है वो है वाटर यानी कि H2O। तो हमने लिखा मोलर मास ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास है 18 ग्राम पर मोल। को लाजमी तौर पर मोलर मास निकालना आना चाहिए। इसके अलावा हमें सवाल में दिया गया है कैलकुलेट द मास, यानी कि हमें मालूम करना है मास इन ग्राम। तभी हमने डेटा में लिखा कि हमें मालूम करना है मास इन ग्राम, और उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब हमने फॉर्मूला लिखा जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम नहीं करने, हमें मालूम करना है मास इन ग्राम, तभी हमने जब कैलकुलेशन की हेडिंग डाली तो हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज करा। अब हमने रीअरेंज कैसे करा? हमने मास इन ग्राम को यही रहने दिया और इसके नीचे जो हमारे पास डिवाइड में मोलर मास है उसको हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके चले गए, तो वो आ गया मल्टीप्लाई के अंदर। देखें इस तरीके से अब हमारा फॉर्मूला जो है वो रीअरेंज हुआ है कि मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। बस हमने कुछ नहीं करा, ये जो नंबर ऑफ मोल्स नीचे है इसको वहां लेके चले गए। याद रखिएगा जब भी आपके पास कोई वैल्यू नीचे डिवाइड में होती है तो वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ जाती है, और अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है और हम उसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो फिर डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट करी तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 3.25 और मोलर मास हमारे पास वाटर का है 18। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया मास इन ग्राम का वो आया 58.5 ग्राम। तो ये आप लोगों के पास फाइनल आंसर है। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 1.3 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C7H6O2। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमें मास इन ग्राम जो दिया गया है वो 610 ग्राम दिया गया है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 610 ग्राम, जाहिर सी बात है हमने यूनिट को यानी कि ग्राम को देखकर पहचान लिया कि हमारे पास मास इन ग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास है मोलर मास, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। तो हमें बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास आपको लाजमी तौर पर निकालना आना चाहिए, और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसान तरीके से मोलर मास निकालना आ जाए। चाहे हम बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकालते हैं तो बेंजोइक एसिड का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो C7H6O2 है। तो अब हम इसका मोलर मास निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, एक हमारे पास कार्बन है, एक हमारे पास हाइड्रोजन और एक हमारे पास है ऑक्सीजन। अब देखें सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कार्बन के 7 एटम्स हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो हमने लिख दिया 12। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन के टोटल 6 एटम है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, जो कि 1 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन हमारे पास टोटल 2 है, तो हमने लिख दिया 2 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 12 जा हमारे पास 84 होता है, 6 1 जा 6 और 2 16 जा हमारे पास 32 होता है। अब हम इन्हें करेंगे प्लस, तो जैसे हम इन्हें करते हैं प्लस तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 122, और साथ में हम इसकी यूनिट लिखेंगे जो कि है ग्राम पर मोल। यानी कि हमारे पास बेंजोइक एसिड का जो मोलर मास है वो है 122 ग्राम पर मोल। तभी हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमारे पास जो मोलर मास है वो 122 ग्राम पर मोल है। अब आप लोग मोलर मास को राइट साइड यानी कि रफ वर्क में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने डेटा में लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें मालूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करना है। तो अब हमारे पास जो है वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जो मैंने आपको दूसरे नंबर पे फॉर्मूला दिखाया था, अब हम उसको यूज करेंगे। तो हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली और हमने फॉर्मूला लिखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब हमने क्यों ये वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल किया? क्योंकि हमें मास इन ग्राम दिया गया है डेटा के अंदर। अगर डेटा में हमें डायरेक्टली तौर पर मोल्स दिया जाता तो फिर हम इस पूरी वैल्यू की जगह मोल्स लिखते। लेकिन अब हमें क्योंकि मास इन ग्राम दिया गया है, तभी हमने इस फॉर्मूले को यूज किया। कैलकुलेशन की हेडिंग डालने के बाद हमने इस फॉर्मूले को दोबारा से उतारा और अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो मास इन ग्राम हमारे पास 610 है, मोलर मास हमारे पास 122 है और मल्टीप्लाई कर दिया हमने Na से। Na हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये आपको कभी भी न्यूमेरिकल में नहीं दी जाएगी और इस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा, जो कि आपके पास होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब हमने कैलकुलेटर के जरिए इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया। सबसे पहले हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखें, एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है और वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर। हाँ, 9 मैट्रिक तक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कैलकुलेटर अलाउ होता है। मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब आप लोग कैलकुलेटर में इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर आएगा वो आएगा 3.01 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स। लाजमी तौर पर यूनिट भी लिखनी है, तो हमने इसकी यूनिट लिख दी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बिल्कुल एज इट इज आपने अपने रजिस्टर के अंदर इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को कॉपी करना है, ठीक है। ओके, अब जरा हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.4 पर, जो कि आप लोगों के पास है। कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ गोल्ड Au। गोल्ड का सैंपल हमारे पास Au होता है। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197 ग्राम पर मोल। अब मजे की बात यह है कि अब हमें यहाँ पर मोलर मास कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि वो हमें न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा में लिखा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स हैं। क्योंकि हमारे सवाल में डायरेक्ट ही इस पूरी वैल्यू के बाद लिखा हुआ एटम्स, तो हमने यूनिट से पहचान लिया कि ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं। और मोलर मास हमें दिया गया है 197 ग्राम पर मोल, तो हमने इसको भी एज इट इज लिख दिया। हमें मालूम क्या करना है? कैलकुलेट द मास, यानी कि मास इन ग्राम। हमने डेटा में इसको लिख दिया। अब हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब देखें, हमने जो इससे पिछला वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया, बस उसमें हमने नंबर ऑफ एटम्स की जगह क्या लिखा था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब कभी आपने नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हो या मॉलिक्यूल्स मालूम करने हो, तो फॉर्मूला आपके पास एक ही होता है। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और इसी फॉर्मूले को एज इट इज उतारा। देखिए, लाजमी तौर पर ना आप ना फॉर्मूले को दोबारा उतारिएगा, ताकि जब एग्जामिनर आपको नंबर दे तो डायरेक्ट आपका डेटा चेक करे, फॉर्मूला चेक करे और फिर आपका लास्ट में जाके आपकी कैलकुलेशन चेक करे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब क्योंकि हमें मालूम मास इन ग्राम करना है, तो हमने इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को रीअरेंज किया। अब मास इन ग्राम हमारे पास यही रहा और मोलर मास डिवाइड में, तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाके ये आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, और Na हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो ये नंबर ऑफ एटम्स के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज मल्टीप्लाई होगी वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर आके डिवाइड में हो जाएगी, और जो चीज डिवाइड में होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से रीअरेंज हो चुका है। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 4.39 एक्सपोनेंट 24 है। मोलर मास 197 है, जबकि Na एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो कभी भी नहीं दी जाएगी, ये हमें लाजमी तौर पर याद रखनी होगी, जो कि है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8.6483 एक्सपोनेंट 26 आंसर आया। और अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास जो मास इन ग्राम का फाइनल आंसर आया वो है 1436.59 ग्राम, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास है फाइनल आंसर। अब देखें, अब क्योंकि आपका जो बुक का आंसर है वो मैच नहीं हो रहा है, वो इस वजह से, तो बुक के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो थोड़ी सी गलत दी गई है। मतलब देखें, अगर आपको डेटा में ही जो नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं, अगर वहां पर एक्सपोनेंट 24 की जगह एक्सपोनेंट 22 होता, तो आपका जो आंसर है फिर वो बुक से मैच हो जाता एज इट इज। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 24 है, तो आंसर यही आएगा, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगर आप 22 लिख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मतलब नंबर ऑफ एटम्स में 4.39 एक्सपोनेंट 22 कर देंगे, तो आपका आंसर बुक से मैच हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल आपको मेथड आना चाहिए, वैल्यूज एग्जाम में कुछ भी आ जाए।
ठीक है, तो ये आपके पास है फाइनल आंसर। और अब हम ज़रा चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, जो कि हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1.5, जो कि है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने डेटा में लिखा कि हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करनी है और हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स, तभी हमने डेटा में लिखा कि ये हमारे पास है नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो अब हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली। हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, जो कि मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि असल फॉर्मूला आपके पास यही होता है। हाँ, अगर आपको डेटा में नंबर ऑफ मोल्स के बजाय मास इन ग्राम दिया जाएगा तब आप नंबर ऑफ मोल्स के यहाँ पे फॉर्मूले को लिख लेंगे, वरना आप इसी तरह ये फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, फिर हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो Na यहाँ पे मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके ये आ जाएगा डिवाइड के अंदर। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास है 2.35 एक्सपोनेंट 25, Na हमारे पास है 6.02 एक्सपोनेंट 23। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का जो आंसर आया वो आया 39 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स Na से शो करते हैं, तभी हमने n लिख दिया और ये आपके पास है फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको टोटल पांचों की पांचों एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अगर अभी भी कोई मसला है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।